लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। बिहार में किस जाति की संख्या कितनी भारी है, इसे लेकर तस्वीर अब साफ हो चुकी है। जातिगत जनगणना के इन आंकड़ों में लालू प्रसाद यादव को अपना फायदा नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को भी संजीवनी की उम्मीद है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को सिमटते जाना धार को और विस्तार की संभावनाएं नजर आ रही है। तो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन आंकड़ों में क्या है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। जातिगत जनगणना के आंकड़े देखें तो ये अनुमानों के आसपास ही है। अनुमानों के मुताबिक बिहार में अग्रणी जातियों की आबादी 15%, ओबीसी 26 से 28, अति पिछड़ा की संख्या 26 और SC/ST की आबादी करीब 19% ही थी। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अग्रणी जातियों यानी कि समान वर्ग की आबादी 15.52%, ओबीसी 27.12%, अति पिछड़ा 36 और दलित आबादी 19.65% है। अति पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों को छोड़कर बाकी वर्ग की आबादी के अनुमान और ताज़ा आंकड़ों में अधिक फर्क नजर नहीं आता। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के इन आंकड़ों में किस पार्टी के लिए क्या है। विशेषज्ञ ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी इन आंकड़ों में अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स की मजबूती को देख रही है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कमजोर होती सियासी जड़ों पर मिट्टी डालकर वोट का पौधा लहराने का दांव चला है। इन आंकड़ों में सियासत की कई शाखें हैं, जिसमें आरजेडी, जनता दल यू से लेकर बीजेपी तक हर दल के लिए कुछ न कुछ है। जातिगत जनगणना का दांव जनता दल यू के लिए जड़ें मजबूत करने के लिए डाली गई मिट्टी कैसे, ये समझने के लिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे पर चर्चा जरूरी है। तब जनता दल यू को 15.7% वोट शेयर के साथ 43 सीटें ही जीत सकी थी। आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी रही बीजेपी 74 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। जनता दल यू को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ये तक कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार की सियासत का ग्लैमर अब फीका पड़ने लगा है। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ बता रहा था, संन्यास की सलाह दे रहा था। नीतीश ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई, कुछ दिन बाद से ही जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ भी बिहार की दूसरी पार्टियों के नेताओं को डेलीगेशन लेकर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। नीतीश के नेतृत्व में गए डेलीगेशन में केंद्र सरकार के सामने जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई गई। सत्ता और विपक्ष दो धुर पर खड़ी दो पार्टियों जनता दल यू और आरजेडी के नेताओं के सुर मिले तो सरकार की तस्वीर ही बदल गई। कुमार ही लेकिन भागीदारी बदल गई। बीजेपी की जगह आरजेडी ने ले ली। कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना में जनता दल यू का राजनीतिक था। नीतीश जातिगत जनगणना कराना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसमें बाधक बन रही थी। बीजेपी इस मांग का खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर इस दिशा में कदम भी नहीं बढ़ाने दे रही थी। कहते हैं कि नीतीश कुमार ने दल को सुशासन और विकास की राजनीति से काटा था। बीजेपी के मजबूत उभार ने उन्हें खुद नया जाल बुनने के लिए मजबूर कर दिया। दलित वोट में बेस के लिए नीतीश कुमार ने जिस दलित महादलित फॉर्मूले का उपयोग किया था, जनता दल यू समझ गई कि पिछड़ी जातियों में बीजेपी की पैठ रोकने के लिए बात ओबीसी अस्मिता पर ले जानी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि जातिगत जनगणना में लालू की पार्टी भी उतनी ही भागीदार है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को कैसे और कितना लाभ मिल पाएगा। दरअसल लालू की पार्टी का वोट बेस ओबीसी वोट रहा है, लेकिन जनता दल यू बीजेपी गठबंधन के मजबूती से उभरने के बाद आरजेडी पिछड़ी जातियों में बस यादव वोट बेस पर तक सिमट गई। जातिगत जनगणना लालू की पार्टी के लिए अन्य पिछड़ी जातियों में
वोट बेस के विस्तार का अवसर है तो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए लव कुश फार्मूला यानी कि कुर्मी और कोयरी से हटकर प्रतिशत बेस बनाने का मौका है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद कहा कि हम सरकार से बार बार इसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी जातिगत सर्वे के खिलाफ कभी नहीं थी, अभी तो बस जातियों के आंकड़े आए हैं। आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी करने की मांग करेंगे और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। जातिगत जनगणना में बीजेपी के लिए क्या है, इसके संकेत सम्राट चौधरी के बयान में ही है। सम्राट चौधरी खुद भी ओबीसी से आते हैं और ये समझते हैं कि बात ओबीसी अस्मिता पर आई तो नतीजे कैसे हो सकते हैं। 2014 के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी पार्टी के रूप में उभरी है। विपक्ष की रणनीति बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर चोट की है। संख्या सामने आने के बाद लालू और बाकी नेता जितने उत्साहित हैं, आर्थिक स्थिति डेटा सामने आने के बाद हो सकता है कि बीजेपी आक्रामक नजर आए। साल 1990 से ही बिहार की सत्ता के दो केंद्र हैं, लालू और नीतीश। बीजेपी भले ही नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में लंबे समय तक भागीदारी रही, लेकिन सच ये भी है कि ड्राइविंग फोर्स जनता दल ही रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हर बार को अपने लिए पलटवार का हथियार बना लेते हैं। तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स के इस दाव को काउंटर करने के लिए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आर्थिक रिपोर्ट सामने आने के बाद हो सकता है कि बीजेपी खराब स्थिति वाली जातियों को लेकर लालू नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दे। ऐसे में 33 साल से सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के इस दाव को काउंटर कर पाना मुश्किल हो सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे फिर हम एक नई खबर के साथ जुड़ेंगे। और हाँ, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।